प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रॉपर्टीज क्यों, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो एक्चुअली डिटर्मिनेंट के ना बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन जो मैथमेटिकल एप्लीकेशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। और मैट्रिसेस के भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, डिटेल में किसी और दिन एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या एप्लीकेशन उसके रियल लाइफ वाले। ठीक है, आज फिलहाल हम डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर कंसीडर करते तीन पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूं यहां पर मैं। सपोज ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस हैं, एक ये वर्टेक्स है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा वर्टेक्स ये है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तीसरा वर्टेक्स है ये सी जिसका की कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया डिटर्मिनेंट से निकाल सकते। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। एक चीज यहां पर मैंने मिस कर दी, सामने हाफ भी आएगा। हाफ ऑफ दिस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, जैसे क्लास 10th में पढ़ते थे ना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। अच्छा, तुम लोग के में से रिमूव हो गया था 10th में, डिलीट कर दिया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला हुआ करता था, बड़ा सा फॉर्मूला था। ठीक है, अगर तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट यूज करके, ये फॉर्मूला है। ठीक है, नोट कर लिया? ओके, अब अगर मान लो, ये जो तीन पॉइंट्स हैं, तीन पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में फॉल करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में फॉल करते हैं मतलब तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर है। कोलिनियर है तो एरिया कितना होगा? 0 होगा। तो एरिया 0 मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, इफ इफ A, B and C are collinear, then determinant of x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1 is equal to 0. That's it. ठीक है, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.3, वो कंप्लीटली बेस्ड है इसी टॉपिक पे जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना और तीन पॉइंट्स का कोलिनियरिटी टेस्ट करना। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो अपने बुक में एक्सरसाइज 4.3 ओपन कर लेना, पेज नंबर 122 बॉटम में आपको दिख जाएगा और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन उनका। ठीक है, वंशिका वरुणी, आप लोगों का हो गया यहां तक? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So, exercise 4.3, question number 1, first part. यहां पर आपको क्या बोल रहा है? Find the area of triangle with vertices at the given point, at the point given in each of the following. First जो point है उनके कोऑर्डिनेट है 1 0, 6 0 and 4 3, 4 3। ओके, सो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, तो सिंपली आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। चलो जल्दी से सॉल्व करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट, यहां जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1, और अब वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2, x1 की जगह पे 1 0 1, 6 0 1,
431 और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। कौन से रो या कॉलम को लेके एक्सपांड करोगे डिटर्मिनेंट को? C2, बिकॉज कॉलम 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। सो हाँ, कितना आ रहा है आंसर? C2 होगा ना, R2 नहीं, C2। ठीक है, कॉलम 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ, सिंपली ये वाला और ये वाला हाइड होगा, ये आ जाएगा 3, -3 होगा ना, -3। और फिर उसके बाद लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट, लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट मतलब 1 -6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 और इंटू 15। सो आंसर आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। एक बार कंफर्म करो सेम आंसर आ रहा है क्या? इन केस अगर ये नेगेटिव आ जाता, अगर ये नेगेटिव आता तो भी हम उसको पॉजिटिव ही लेते, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हो गया सबका। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है, बाकी सेम चीज आपको करनी है। सेकंड जो पार्ट है उसमें जो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2 7 2 7 1 1 एंड 10 8। ये वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। चलो जल्दी से निकालो और बताओ क्या रहा है आंसर। जिसका आंसर आएगा बता देना क्या आ रहा है। (47/2)। अच्छा, और किसी का आया क्या? Yes, sir, 47/2. ओके, करेक्ट। बाकी लोगों का? अक्षिता, अक्षिता आया? अच्छा, सान्या आ गया। हाँ, और पीछे मयंक, संजय आ गया? संजय आया क्या? हर्षा? ओके, 47/2। ठीक है, जिनका ये सेकंड हो गया ना, थर्ड मैं होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूं, थर्ड ये बना लेना। ठीक है, थर्ड ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे जाए फिर आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट पॉइंट्स 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 ए, कैपिटल ए, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं a, b+c, b, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं b, c+a, और थर्ड पॉइंट है C, जिसका कोऑर्डिनेट है C, a+b, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कोलिनियर कैसे प्रूफ होगा? डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये डिटर्मिनेंट लेंगे, डेल ले लेते हैं इसको, मान लो डेल x1 y1 1 आता है, तो x1 की वैल्यू a है तो a, फिर y1 मतलब b+c, और फिर 1, फिर ये आएगा b c+a, फिर ये क्या हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा c, फिर क्या आएगा a+b, और ये आ जाएगा 1। क्या यहां तक सबको क्लियर? ये हो गया डेल।
अब इसका डिटर्मिनेंट जीरो करने के लिए एक्सपांशन से मत करो, एक्सपांशन से कर सकते हैं लेकिन हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करते हैं देखो यहां पर समझना, मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं C2 में, ऑपरेशन है C2 प्लस C1, इसका मतलब कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड कर रहे हैं। तो जब ऑपरेशन अप्लाई होगा तो कॉलम 1 एज इट इज रहेगा ABC, कॉलम 2 क्या बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। क्या ये चीज सबको क्लियर? कॉलम 3 एज इट इज रहेगा 1 1 1। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, जो कॉलम 2 है उसमें से ये ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं क्योंकि सब में है। तो ए प्लस बी प्लस सी कॉलम 2 से कॉमन निकाल लिया, तो अब आपका कॉलम 1 ABC बना, कॉलम 2 1 1 1 बना, कॉलम 3 1 1 1 बना। क्या ये चीज क्लियर सबको? अब प्रॉपर्टीज रिकॉल करो, एक प्रॉपर्टी थी, नंबर मुझे याद नहीं है, कि अगर कोई भी दो रोज या कॉलम सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो इस वजह से ये वाला डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। सो जीरो इंटू एनीथिंग दैट इज जीरो। तो प्रूफ हो जाएगा कि ABC तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। क्लियर? वंशिका वरुणी क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k is equal to question mark, find the value of k if area of triangle is equal to 4 square unit, area of triangle is equal to 4 square unit and vertices are, and vertices are, vertices given है, जो फर्स्ट केस है उसमें वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं k, 0, 4, 0 एंड 0, 2। और जो सेकंड केस है उसमें दो पार्ट है एक्चुअल में, दोनों पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड केस में वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट है -2, 0, 0, 4 एंड द लास्ट वन इज 0, k। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को लेके सॉल्व करते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये लिख देते, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 4। अच्छा, हाफ भी रहता है बाहर, हाफ भी रहता है ना। ठीक है, तो ये हाफ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में, तो 4 2 सा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आ जाएगा, k 0 1, 4 0 1, 0 2 1। अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, इज इक्वल टू k करो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया ना क्या करना है? कुछ डाउट ही है इसमें? सने क्लियर ना? हाँ, तो क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे, ये और ये हाइड किया, ये क्या आ जाएगा, 2 K टाइम्स equals ऑफ to 0. k इज इक्वल टू 0. 0। अच्छा, ओके, 2 टाइम्स ऑफ k, हाँ 2 टाइम्स ऑफ k -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू k -4 होगा ना, -2 टाइम्स ऑफ k -4 इज इक्वल टू 8। हाँ करेक्ट करेक्ट, -2k + 8 इज इक्वल टू 8, और ये +8 -8 कटेगा, k इज इक्वल टू 0 मिलेगा। करेक्ट, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सबको क्लियर? ये सेकेंड पार्ट सॉल्व करना, सेकेंड पार्ट। आंसर बताओ, मैं बोर्ड में नहीं बता रहा हूँ ना, सेकेंड पार्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया हो, किसी को कुछ नहीं आया तो पूछ लो। 8, k इज इक्वल टू 8, सेकेंड पार्ट का आंसर। और किसी का आया? आ गया, ओके।
हो गया अबीर? कौस्तुभ, कुछ प्रॉब्लम? वंशिका, वरुणी, तुम दोनों का आ गया ये आंसर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। अक्षता नहीं बना क्या? हर्षा बचा है? कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है ना सबको, जिनको जिनको थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यूजिंग डिटर्मिनेंट इसलिए स्पेसिफाई किया है क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ये क्लास 11th में भी होता था स्ट्रेट लाइन में, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, याद है क्या? नहीं, सीधा एक फॉर्मूला होता था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला हुआ था, 2 पॉइंट फॉर्म बोलते थे इसको। ठीक है, अगर 2 पॉइंट पता है तो उससे निकाल सकते थे। वो याद रखना है, क्लास 12th में भी बहुत जगह अप्लाई होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको डिटर्मिनेंट से यूज करके निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कैसे निकालेंगे? ये एक पॉइंट है सपोज ए, ये दूसरा पॉइंट है सपोज बी, ये दोनों पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं पूरे प्लेन में। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन तो बना सकता हूं, और इस स्ट्रेट लाइन में कोई एक थर्ड पॉइंट सी भी आ सकता है, और जो थर्ड पॉइंट सी है उसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, तो उसको हम ले लेते हैं x, y। तो ये जो तीनों पॉइंट है ए बी सी, ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में है। और अगर ये तीनों कोलिनियर में होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो हम क्या करेंगे यहां पर, वो जो डिटर्मिनेंट रहता है कौन सा, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? 0, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है। अब x1 y1 की जगह पे पुट कर दो ये 1 2 1 2 1, x2 y2 की जगह पे ये रख दो 3 6 और ये आ गया 1, और x3 y3 की जगह पे x y एंड 1 दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? x पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट। अब ये सोच सकते हो कि सी को ऊपर रख सकते हो, क्या रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 ही आना है ना। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, जिससे हमको एक इक्वेशन मिलेगी 2 वेरिएबल वाली, एक्स और वाई वाली, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। हाँ, इंटू हाफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंटू हाफ कर दो तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा ना वो तो फर्स्ट रो को लेके एक्सपांड, थर्ड रो को लेके एक्सपांड कर दे, क्या ज्यादा इजी लग रहा है मुझे? थर्ड रो को लेके एक्सपांड करने में आपको ना एक्सपांशन के बाद कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, इसलिए तो थर्ड रो को लेके एक्सपांड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा x, और यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 6 माइनस 2, फिर क्या आ जाएगा यहां पर माइनस y, फिर उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट 1, और फिर ये हो जाएगा माइनस 3, और लास्ट में क्या हो जाएगा +1, और उसके बाद फिर 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज? सो फर्दर फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, या फिर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी इक्वेशन। क्लियर ये चीज? एक बार कंफर्म करो सेम आ रहा है? अच्छा, ये कोई बता सकता है, ये वाला जब इक्वेशन रहता है लीनियर इक्वेशन जिसमें x है y है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ग्राफिकल मतलब क्या होता है? हाँ, ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है जब x रहता है y रहता है लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहता? किसी को नहीं पता क्या? बहुत सिम, हाँ बोलो। इनकम्प्लीट आंसर, हाँ सेकेंड। उसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो जो पॉइंट है वो लाइन जो है वो कहां से पास होगा, ओरिजिन से। समझ में? जब भी x और y रहता है कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगा। कैसे पता चला?
x 0 रखो, y क्या मिलेगा? 0। तो 0 0 0 0 मतलब ओरिजिन, दैट्स इट, सिंपल। क्लियर ये चीज? एक और चीज पूछता हूं, लाइन क्योंकि ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई चैप्टर में अप्लाई होता है। ठीक है, अगर आपका इक्वेशन ऐसा है x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन कैसा बनेगा? यस, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता था, क्लास 11th में पढ़ते थे। एक्स एक्सिस को 2 पे कट करेगा और वाई एक्सिस को 3 पे कट करेगा, तो लाइन जो है वो एक्चुअल में कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, इस तरह का। एक्स एक्सिस को 2 पे कट करेगा मतलब 2 0, वाई एक्सिस को 3 पे कट करेगा मतलब 0 3। क्लियर हुआ ये चीज? ये चीज भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ये लाइन की छोटी छोटी चीजें मैं बीच बीच में रिकॉल कराते रहूंगा। क्लियर, आगे बढ़ जाए अब। ओके, इसी का सेकेंड पार्ट है, इसी में फिर से आपको 2 पॉइंट दे दिया है, और वो जो 2 पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं? एक पॉइंट है 3 1 और दूसरा पॉइंट है 9 3। इन तीनों, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन निकालनी। तो सेम चीज जो आपने पहले किया, थर्ड पॉइंट को क्या ले लोगे? एक्स वाई ले लोगे, फिर डिटर्मिनेंट में पुट करके इक्वल टू 0 कर दोगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? नोट कर लो, इसको होमवर्क रहेगा। क्या रहा आंसर? x-3y इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, मतलब आपको क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है? और क्या बोल रहे हैं? विथ वर्टाइसिस, उसके वर्टाइसिस भी गिवन है। वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट है 2 -6, 5, 4 एंड k, 4। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलो ये सॉल्व करके मुझे बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है? फिर से इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ। आया क्या आंसर किसी का? पीछे आंसर देखो क्या है। करेक्ट है? मतलब नहीं, उसमें अच्छा डी दिया है क्या ऑप्शन? ओके हाँ, ठीक है, मैं सोचा बी लिख बोले। हाँ ठीक है, करेक्ट। हाँ, के की दो वैल्यू आएंगी, प्लस, एक तो -2 और दूसरी 12। कैसे आएगा देखो, यहां पर ध्यान से समझना। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट लोगे, 2 -6 और ये क्या ले रहे हो? 1। फिर उसके बाद 5, 4 एंड 1, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? k, 4 एंड 1, और इज इक्वल टू, अच्छा हाफ भी है ना, हाफ इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक बार आप इसको +35 लोगे और एक बार -35 लोगे, इस वजह से आपको के की दो वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज?
ठीक है, तो इस वजह से आपको k की दो वैल्यू मिलेगी। अगर आप इसको +35 लेके सॉल्व कर रहे होगे तो k की वैल्यू कितनी आ रही होगी, k इज इक्वल टू -2 आ रहा होगा। एक बार चेक करो तो किसी का यहां तक आया क्या? यस सर। ओके, लेकिन यहां पर -35 लेके भी सॉल्व करना है, तो k की जो वैल्यू आएगी -35 लेने पे वो आएगी +12। तो ये दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। देखो इस बार का सैंपल पेपर और पैटर्न तो रिलीज नहीं किया है ना अभी सीबीएसई ने, खाली सिलेबस बताया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 1 मार्क के रहेंगे, एमसीक्यू वाले, जैसा प्री कोविड लेवल पे चल रहा था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जो है ना ये तुम लोगों के लिए एकदम 1 या 0 वाले क्वेश्चन रहेंगे। मिलेगा तो पूरा, नहीं तो पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आता ना ये वाला तो स्टेप मार्किंग मिल सकती है, लेकिन एमसीक्यू में आ गया तो पूरा मिलेगा या 0 मिलेगा। ठीक है, ओके, तो इसको कर लेना। किसका किसका हो गया, ये दोनों हो गया? ठीक है, ओके। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, और वो है माइनर्स एंड को फैक्टर्स। ठीक है, माइनर्स एंड को फैक्टर्स, इसको लिखो, हेडिंग डालो, माइनर्स एंड को फैक्टर्स। ये जो टॉपिक है एक्चुअली इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये यूज होता है आगे। आगे मतलब एडजॉइंट निकालने के लिए, और एडजॉइंट आगे यूज होता है इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स का, और वो वाला इनवर्स काम आता है। ठीक है, तो माइनर क्या होता है? माइनर हर एक एलिमेंट का निकलता है। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स के टर्म्स में समझाता हूं। जैसे कि अगर कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है और ये 3x3 का मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स ये है 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, करेक्ट। तो ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये उसके एलिमेंट है। तो हर एक एलिमेंट का एक माइनर निकलेगा। जैसे कि A11 एक एलिमेंट है ना, तो जो माइनर माइनर ऑफ A11 होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे M11 से। समझ में आया कि नहीं ये चीज? सिमिलरली हर एक एलिमेंट का एक को फैक्टर भी निकलेगा। तो जैसे कि A11 का को फैक्टर है तो उसको को फैक्टर ऑफ A11 से लिखेंगे, और उसको कई बार कैपिटल A11 और कई बार कैपिटल C11, इन दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ बुक्स में इस नोटेशन का यूज करते हैं, कुछ में इसका। ठीक है, ये चीज तो ये देखेंगे क्या होता है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखा देता हूं कि कैसे निकाला जाता है। आई जे के टर्म्स में लिखा रहा हूं ना, आई जे के। ये चीज आप ये लिख लो पहले जो मैंने अभी लिखा है, जस्ट बिकॉज आपको याद रहे। और उसके बाद ओके, तो ये मैंने लिख दिया है मेथड कि कैसे हम माइनर और को फैक्टर निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है,
नोट कर लिया सबने? ओके चलो अब इधर ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे कि अगर आपको ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, इसमें अगर हमें हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है तो सिंपल, सबसे पहले M11 मतलब एलिमेंट A11 का माइनर, तो क्या लिखा मैंने, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम, ये जो भी होगा वो उसका माइनर दे देगा। मतलब वो कैसे निकलेगा, आप सिंपली इस एलिमेंट का अगर माइनर निकाल रहे हो तो इसके रो और कॉलम को लीव कर दो, छोड़ दो, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट। तो क्या बच गया यहां पर हमारे पास, A22 A23 32 33, दैट्स इट। ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, माइनर मिल जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? तो बस इतना सा चीज है। अगर मैं यहां लिखता हूं कैपिटल M23, तो बताओ इसका माइनर क्या हो, ये माइनर की वैल्यू क्या होगी? A11 A12 A31 A32, ठीक है, करेक्ट। इसको फर्दर सॉल्व करना है आपको, मतलब ऐसा छोड़ना नहीं है, सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो A22 A33 माइनस A23 और A32, क्लियर। ये चीज सॉल्व करने का जो नंबर मिलेगा, वो नंबर जो होगा दैट इज कॉल्ड माइनर, क्लियर ये चीज। और को फैक्टर बड़ा सिंपल है, को फैक्टर क्या है, माइनर ही होता है, बस सामने में क्या लग जाता है, -1 की पावर I प्लस जे लग जाता है। तो अगर माइनर जैसे 1 1 वाला माइनर है तो वो कोफैक्टर उसका उसी के इक्वल होगा, समझ रहे हो? तो अगर कैपिटल A11 निकालना है तो वो M11 के इक्वल होगा, माइनर के इक्वल होगा। लेकिन अगर कैपिटल A23 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ M23 हो जाएगा। समझ में है क्यों माइनस होगा, क्योंकि -1 की पावर वहां पर क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। क्लियर ये चीज सबको, रूल? तो ये एग्जाम्पल है, आई होप क्लियर हो गया। अब सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे हम, ठीक है। सो क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 2, ये दोनों क्वेश्चंस में माइनर और को फैक्टर निकालने। सबसे पहले 2/2 का है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट 2 -4 0 एंड 3, इसका माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं माइनर M11। M11 क्या होगा बताओ, 3, क्लियर सबको? ये वाले को और ये वाले को हाइड कर दो तो क्या बच गया, 3। फिर उसके बाद M12 12, ये क्या आ जाएगा, 0। फिर आएगा M21 21, ये आ जाएगा -4। M22 ये क्या आ जाएगा, 2, क्लियर ये चीज। और अगर C11 C12 C21 C22, ये चारों बताओ क्या क्या आएगा लाइन से, 3 0 4 2, यही होगा ना। इन दोनों के साइन रिवर्स होंगे तो ये 0 का साइन रिवर्स होकर 0 ही होगा, ये -4 का साइन क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 और 1 2 ऑड सम है, ठीक है। ठीक, क्लियर सबको? सेकंड वाले का देख के ही बता दो, ये है ACBD, माइनर बताओ क्या क्या होगा, माइनर लाइन से बताओ। M11 D, M12 B, M वाले में माइनस नहीं लगता, M21 C, M22 A, क्लियर ये चीज? ओके, और C वाले के लिए बताओ, को फैक्टर पूछ रहा हूं, C21 -C, समझ गए ना ये चीज? C21 मतलब ये हो गया माइनर और उसमें नेगेटिव लगा दो तो -C। क्लियर वंशिका वरुणी तुम दोनों को भी? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है, एक्चुअली डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट है। ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये असल में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब इसके आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले M11 M12 आप लोग निकालते जाओ, जिनको समझ में आ गया मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूं। 2 1
2 2 3 1, नहीं 2 3 होगा ना, 2 3 3 1 3 2 3 3। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले M11 पे आते हैं। वंशिका, आप बताना कैसे बनेगा, M11 कैसे निकलेगा? क्या होगी M11 की वैल्यू? सर M11 की वैल्यू होगी 1। 1, करेक्ट। ठीक है, सो M11 आएगा, कैसे आएगा ये? 1001, ये वाला डिटर्मिनेंट बनेगा इसको और इसको लीव करने के बाद। ठीक है, और उस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, ठीक है, बाकी पूरा कंप्लीट करो और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हो गया पूरा? हाँ, बता दो क्या क्या आ रहा है। 1 2 क्या आ रहा है? 1 3 क्या आ रहा है? 2 1 2 2 2 2 2 2 क्या आएगा? 1 आएगा ना। हाँ, 2 3 3 1 क्या 0 नहीं आएगा? 3 1 मतलब इन दोनों को हाइड करना। ठीक है, 3 2 0 आ जाएगा और ये 3 3 1 आएगा। ठीक है, और को फैक्टर सारे के सारे सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि सब तो 0 है और जो 1 है वो सब में जो सम है इंडाइसेस का वो क्या आ रहा है? इवन आ रहा है, तो वो 1 का 1 ही रहेगा। क्लियर है ये चीज? हम्म। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, एक बार उसको भी निकाल लो। आप लोगों को समझ में आ गया, फिर भी एक बार मैं चाह रहा हूं कि एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, जस्ट बिकॉज परफेक्शन आ जाए। इसके सारे एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर निकालने। हाँ, तो बताओ क्या क्या आ रहा है इसमें माइनर। एक सेकेंड ना। हाँ, बताना है। 11। हाँ 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 हाँ। हम्म। -20, -30। अच्छा, ये 1 3 है। हाँ, और ये क्या आ रहा है? 5। सबका सेम आ रहा है।
और फिर को फैक्टर में कौन कौन सा साइन चेंज होगा? 6 का, इसका, इसका और इसका, इन सब का साइन चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, सबको क्लियर ना? ओके। 23 + 1 इवन हो गया ना? ठीक है, ओके। ठीक है, वंशिका, वरुणी, तुम दोनों का भी हो गया ना? Yes, sir. अब देखो एक चीज मैं यहाँ पर Yes, समझा sir. रहा हूँ, हाँ, ध्यान से समझना। सपोज डेल एक डिटर्मिनेंट है और इसके एलिमेंट है A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 एंड 33। ठीक है, सबके कोफैक्टर भी निकलेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम किसी भी रो के सारे एलिमेंट और उन एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का सम लेंगे तो हमको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। इसका मतलब ये है, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला, किसी भी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट, तो मान लो जैसे फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट कौन कौन से? A11 और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो A11 का जो कोफैक्टर होगा वो कैपिटल A11 या कैपिटल C11 होगा, और उसी रो का नेक्स्ट एलिमेंट स्मॉल a12, उसका कोफैक्टर कैपिटल A12, प्लस उसी रो का नेक्स्ट एलिमेंट A13 और उसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A13। अगर इनके प्रोडक्ट का सम लेंगे तो हमको ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ऑब्वियस है, हमने डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन जब पढ़ा था तो कैपिटल A11 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है ना, -1 की पावर 1 + 1, फिर उसके बाद इसको छोड़ने के बाद जो बच गया वो डिटर्मिनेंट, ऐसे ही निकालते थे हम लोग। तो बस उसी चीज को इसने कोफैक्टर और एलिमेंट वाइज एक्सप्लेन किया। क्लियर हुआ ये चीज सबको? यस, या फिर कुछ डाउट रह गया इसमें? क्लियर है कि नहीं? यस और नो बोलो तो। हाँ, ठीक है। अब देखो, आप लोग अपनी बुक में, जिनके पास बुक नहीं शेयर करना, ठीक है, आप लोग अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में उसके साथ शेयर कर लेना हर्षा। इसमें देखो एक डिटर्मिनेंट डेल दिख रहा है, उसके एलिमेंट इसी टाइप के A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, और ये बोल रहा है कैपिटल AIJ जो है कोफैक्टर है ऑफ स्मॉल AIJ। क्लियर ये चीज? देन द वैल्यू ऑफ डेल, तो जो डेल डिटर्मिनेंट की वैल्यू कौन से तरीके से हम निकाल सकते हैं? ऑप्शंस आपको गिवन है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि A11 कैपिटल A11, A21 और कैपिटल A21, A31 और कैपिटल A31, मतलब वो कौन से एलिमेंट है? 112131, 112131 मतलब कॉलम 1, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट आ रहे हैं और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट है। क्लियर ये चीज? तो ये आपको क्या देगा? उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। ठीक है, अब इसके बाद इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3, कुछ डाउट है कौस्तुभ? इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो। तो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट है 3, 5, 3, 8, 2, 0, 1 एंड 1, 2, 3। ठीक है, डेल। अब सेकेंड रो के कोफैक्टर को यूज करके आपको डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है। तो सेकेंड रो के कोफैक्टर का नोटेशन क्या होगा? क्या क्या होगा? A21, A22, A23, यही होगा उनका नोटेशन। तो बताओ इन तीनों की वैल्यू क्या क्या आएगी? A21 क्या होगा? 3 3s are 9, 8 2s are 16, 9 - 16 कितना आ जाएगा? -7, -7, लेकिन ये यहां पर क्या है? ऑड आ रहा है सम, मतलब ये क्या हो जाएगा? +7। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? क्योंकि यहां पर माइनर जब कोफैक्टर निकालते तो -1 की पावर 2 + 1, फिर माइनर M21, याद आया? तो माइनर कैसे निकलता है? माइनर निकलता है जैसे इस एलिमेंट का निकाल रहा है तो इसको हाइड कर दो, तो 9 - 16, तो ये कितना जाएगा? -7, और ये वाला टर्म माइनस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? +7। ठीक है, क्लियर संजय?
वैसे ही M22 की वैल्यू 7. क्या रही है? 7, सबकी 7 आ रही, ठीक है। M22 भी 7 आ रहा है। M23 -7, ओके, ठीक है, ओके, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इसको यूज करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट जो होगा डेल इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2 और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो उसका कोफैक्टर क्या आया? 7। फिर उसके बाद प्लस उसी रो का नेक्स्ट एलिमेंट 0 और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर वो कितना आया? 7 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट उस रो का 1 और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आया? -7। सॉल्व कर लो इसको तो ये कितना आ जाएगा? 14 -7 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया? यही काम आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बना लो तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें थर्ड कॉलम को लेके आपको क्या करना है? को थर्ड कॉलम को लेके कोफैक्टर मेथड से डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है, ठीक है। थर्ड कॉलम मतलब इसके जो कोफैक्टर होंगे वो A31, नहीं 31 होएगा क्या? 13, 13, 23 और 33। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर 4 वरुणी, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। Yes, sir. हम्म, यही आ रहा है क्या? चेक करो एक बार कोफैक्टर्स। Yes. हम्म, y-x, फिर उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और क्या आ रहा है आंसर डिटरमिनेंट की वैल्यू? जीरो नहीं हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये yz ले रहे होगे, फिर उसके बाद z-y, फिर उसके बाद प्लस zx और x-z, फिर उसके बाद प्लस xy इंटू y-x। क्लियर ना सबको? यही आ गया ना? ठीक है। तो दैट्स इट, ये माइनर और कोफैक्टर निकालना था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो एडजॉइंट है और फिर इनवर्स है, ठीक है। तो देखो रिलेशन कैसा है मैं एक बार आपको बता दूं। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे ना सबसे पहले ना हम देखते हैं माइनर निकालना, और जब माइनर निकालना सीखते हैं तो उसी का यूज किस में होता है? कोफैक्टर निकालने में। और जब कोफैक्टर निकालना सीखते हैं तो उसका यूज होता है एडजॉइंट निकालने में।
और जब एडजॉइंट निकालना सीखते हैं तो उसका यूज होता है इनवर्स निकालने में। समझ में? तो अगर आपको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है तो आपको ये सब निकालना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? तो हमने ये दो चीजें तो सीख ली हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम एडजॉइंट सीखेंगे और उसके बाद इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स दो तरीके होते हैं। पहला तरीका एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था, और दूसरा तरीका जो हम डिटर्मिनेंट से सीखेंगे अभी आने वाली क्लास, नेक्स्ट क्लास में, मतलब जस्ट नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी बहुत ज्यादा बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार लास्ट नेक्स्ट क्लास में आने के पहले ना एडजॉइंट ये चीज एक बार देख के आना, माइनर और कोफैक्टर, क्योंकि भूलने हो जाता है वो। ठीक है, तो एक बार देख लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। Thank you. कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। Thank you, sir. ओके, वेलकम।